सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे AT1 बॉन्ड के विषय में, समझेंगे AT1 बॉन्ड क्या होता है, इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है और AT1 बॉन्ड को लेकर सेबी और सरकार में क्या मतभेद है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे अकुला 1 परमाणु पनडुब्बी के विषय में, समझेंगे ये पनडुब्बी क्यों चर्चा में बनी हुई है। वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना के विषय में, समझेंगे ये परियोजना क्या है और क्यों चर्चा में बनी हुई है। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे AT1 बॉन्ड के विषय में। सबसे पहले जो शब्द है ना बॉन्ड, इसको समझिए। इसको समझने से पहले आपको एक शब्द समझना होगा, वह है शेयर शब्द। अब मान लेते हैं शेयर को सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर हम बॉन्ड को आसान तरीके से क्या करेंगे, उससे डिफरेंशिएट कर सकेंगे, समझ पाएंगे। मान लेते हैं सबसे पहले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सोनू। सोनू ने क्या किया, 1000 रुपये लगाकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम है ए। इस कंपनी को इन्होंने बनाया, बहुत अच्छे तरीके से रन किया। बाद में इनको 2-3 साल बाद ऐसा लगा कि हमें क्या करना चाहिए, अपने जो है कि काम को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी ए को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ और पैसे की जरूरत है। इनके पास 2 विकल्प थे, या तो क्या करते, ऋण ले लेते, या फिर इन्होंने दूसरा विकल्प चुना कि क्यों ना मैं अकेले ही इस कंपनी को क्यों चलाऊं, मैं ऐसा करता हूं अपना 50% इस कंपनी का हिस्सा बेच देता हूं। और इन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा, उसको 10% हिस्से के रूप में 5 लोगों को बेचूंगा। कोई भी व्यक्ति जो 10% हिस्सा खरीदेगा वह मुझे 1000 रुपए देगा। और इस तरह सोनू के पास क्या आ जाएंगे, 5000 रुपए आ जाएंगे और 5 और लोग मिल जाएंगे जो इनकी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, अर्थात वो भी क्या करेंगे, कंपनी के डिसीजन में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। तो यह जो 10% खरीदने वाले 5 लोग मिले, जिन 5 लोगों ने मिलकर कंपनी का 50% हिस्सा खरीद लिया, ये कंपनी के क्या हो गए, ये जो कंपनी ए है इसके हो गई है शेयर धारक। अब ये जो शेयर धारक हो गए, इनकी क्या विशेषता है, इनको क्या लाभ होगा। स्वाभाविक है, कंपनी अगर जो है कि अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो चूंकि हर जो शेयर धारक है, ये 5 जो शेयर धारक है, ये 10% के हिस्सेदार हैं, तो इसी रेशियो में इनको क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। अर्थात अगर लाभ होता है तो लाभ होगा और घाटा होता है तो यह जितने के मालिक है उसी रेशियो में इनको क्या होगा, घाटा होगा। ये तो थे शेयर धारक। अब क्या होगा, इसके अलावा एक और विकल्प है कि ये सोनू क्या करते, ऋण ले लेते, और ऋण लेने के लिए क्या करते, ये कहते कि मुझे क्या है, इस समय 5000 रुपए की जरूरत है। और इस 5000 रुपए को ये कहते कि हम ऐसा कर रहे हैं कि हम एक बॉन्ड जारी कर रहे हैं। बॉन्ड क्या है, एक पेपर है। इन्होंने कहा कि 1-1000 रुपए के यह बॉन्ड है। कोई भी व्यक्ति जो इसमें हमें पैसा ऋण के रूप में देना चाहता है वह दे दे, यह बॉन्ड हमसे ले ले। और इन्होंने कहा कि इस पर हम क्या करेंगे, 10% ब्याज देंगे और 1 साल के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब जब इनको 1 साल के लिए पैसा चाहिए तो कोई भी व्यक्ति आएगा जिसके पास पैसा है, 1000 रुपए देगा, 1 साल के लिए देगा और यह बॉन्ड क्या करेगा, ले जाएगा। और वह क्या होगा, 1 साल बाद जब आएगा तो उसको 1000 रुपए तो मिलेगा ही, प्लस 10% ब्याज भी मिलेगा, अर्थात 100 रुपए और मिलेंगे। और इस तरह से उसको 1100 रुपए क्या होगा, मिल जाएगा। तो यहां पर क्या पता चला कि बॉन्ड क्या हुआ, बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हुआ जिसके माध्यम से कोई क्या करता है, ऋण प्राप्त करता है। ऋण प्राप्त करने के लिए जो कागज का एक होता है या जिस पर सहमति बनती है, उसी को बोला जाता है ऋण पत्र। और यह ऋण पत्र का जो इंग्लिश होता है, इसी को बोलते हैं हम बॉन्ड। तो ध्यान दीजिए, बॉन्ड क्या है, एक ऐसा निवेश है जिसमें निवेशक को कंपनी या सरकार से निश्चित समय तक और निश्चित क्या होता है, ब्याज दर पर पैसा मिला। यहां के केस में हमने समझा। तो यह जो बॉन्ड जारी करने कौन करता है, कोई कंपनी, जैसा कि सोनू की कंपनी थी उन्होंने जारी किया, कोई सरकार भी इसको जारी कर सकती है। बॉन्ड और शेयर में क्या अंतर है कि शेयर में क्या होता है, फ्लैक्चुएशन होता है, कम और दाम उसके मूल्य हो सकते हैं। लेकिन बॉन्ड क्या है, चूंकि ऋण है तो अब जितना ऋण लिया है उसको लौटाना होगा और जो उस पर ब्याज तय हुई होगी वो भी क्या करना होगा, देना होगा। ये जो बॉन्ड होता है यह
कोई सरकारी संस्था जारी करती है तो इसको सरकारी बॉन्ड बोला जाता है, या फिर सरकारी बॉन्ड को ही ट्रेजरी बॉन्ड भी बोला जाता है। जब किसी निगम के द्वारा इसे जारी किया जाता है तो इसको कॉर्पोरेट बॉन्ड बोला जाता है, और जब किसी स्थानीय सरकार के द्वारा इसे जारी किया जाता है तो इसको बोला जाता है म्युनिसिपल बॉन्ड। अब आपको दिमाग में एक चीज आया होगा कि यहां पर क्या हुआ, जो बॉन्ड का मतलब क्या है कि इस किसी ने निवेश, मान लीजिए मैंने किसी कंपनी या किसी सरकार को मैंने 1,000 रुपए दिए हैं, 1,000 का बॉन्ड खरीदा है, तो और 10% ब्याज देना तय हुआ है, तो मैं 1 साल बाद जाऊंगा 1,000 रुपए भी मिलेगा और 10% ब्याज भी मिलेगा। पैसा क्या है, काफी सिक्योर है। तो यहां पर हमने बॉन्ड को समझा काफी सुरक्षित निवेश लग रहा है। लेकिन अभी वाला जो बॉन्ड चर्चा में है जिसका नाम है AT1 बॉन्ड, यह क्या है, इससे थोड़ा सा अलग है। इसे थोड़ा हमें समझना होगा कि आखिर यह AT1 बॉन्ड क्या है। तो इसके लिए चूंकि पूरा मुद्दा इस समय क्या है, बैंकों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बैंक का एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा। अर्थात जो AT1 बॉन्ड है अभी जुड़ा हुआ है बैंक के वजह से, तो आपको AT1 बॉन्ड क्या है इसको समझने के लिए बैंक का ही एग्जांपल लेना होगा, तभी आप पूरे मुद्दे को समझ पाएंगे। आपको पता है कि बैंकों के लिए भी ये जरूरी होता है कि उनके पास अपना जो है कि क्या हो, जो भी उनके पास पैसा आता है उसका 11.5% पैसा होना चाहिए, अर्थात हर समय होना चाहिए। इसको बोला जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब ये देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए, 11.5%। इसको आसान में करता हूं। बैंक मान लेते हैं SBI है, और SBI जो है कि बैंक है, यहां पर 10 लोग आए और 10 लोगों ने क्या किया, 1,000 रुपए जमा किए। अब SBI को इन्होंने जमा कर दिए, और मान लीजिए इनका सेविंग अकाउंट है या कोई भी अकाउंट है, जब जमा किए तो अब SBI क्या करेगा, ये 10,000 रुपए जो इसको प्राप्त हुए इसको सिर्फ लॉकअप पे तो नहीं रखेगा, इसको क्या करना है, इससे प्रॉफिट कमाना है। अब ये जो 10,000 रुपए इसको प्राप्त हुए, ये क्या करेगा, लोगों को लोन देगा, हमको आपको लोन देगा। मान लेते हैं 5 लोगों को इसने क्या किया, 2-2 हजार रुपए करके लोन दिया, और इन 5 लोगों में से मान लेते हैं एक व्यक्ति ऐसा था जिसने 2,000 रुपए ही लोन लिए थे, और इसने कहा कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, इसका पैसा क्या हो गया, NPA हो गया। अब ये जो 2,000 रुपए हैं, इन 10 में से ही तो किसी के रहे होंगे जिन्हें जमा किया। अब ये 10 में से कोई व्यक्ति आए और बैंक से कहे कि हमने जो पैसे जमा किए थे हमें दीजिए, तो अब बैंक तो ये नहीं कह सकती ना, क्योंकि हमसे किसी ने क्या किया था, 2,000 रुपए लिया था और वह पैसा NPA में हो गया, इसलिए आपका पैसा NPA में, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो इसी के कारण जो कि पैसा बैंक के पास जमा है, तो बैंक के पास जो पैसा जमा किया है, तो जमा करता जब अपना पैसा मांगने आए तो बैंक उसको यह ना कहे कि हमारे पास पैसा का अभाव है, या हमने कहीं इन्वेस्ट किया था वो पैसा NPA हो गया, या हमने किसी को पैसा दिया था लेकर वो भाग गया, ऐसी कंडीशन ना आए। इसीलिए क्या होगा, जो उनके पास पैसा आ रहा है ना, उसका 11.5% उनको हमेशा अपने पास रखना होता है, और इसको सामान्य संदर्भों में समझा रहा हूं, इसी को बोला जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो अब हम आपने समझ लिया। तो अब देखिए जो 11.5% पैसा है, इसमें एक चीज और है, इसमें जो 9% एसेट है ना, ये 9% एसेट क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए टीयर 1 कैपिटल के रूप में। अब आप कहेंगे टीयर 1 कैपिटल क्या, तो देखिए यह जो 11.5 है, इसमें जो है कि 9% एसेट जो होना चाहिए कैपिटल टीयर 1 में होना चाहिए, और 2.5% कैपिटल 2 में होना चाहिए। अब कैपिटल टीयर 2 क्या होता है उसको छोड़ दीजिए, कैपिटल टीयर 1 को समझिए कि मान लेते हैं अब SBI को फिर से लेते हैं। SBI को ही जिन लोगों ने बनाया है, जैसे सरकार ने बनाया है, जिसके जो प्रमोटर्स हैं, ये इनको क्या है, इनको जिम्मेदारी दी गई है कि यह जो 9% पैसा होगा जो किसमें होगा, टीयर 1 कैपिटल के रूप में होगा। तो दरअसल ये वह पैसा है जिसकी व्यवस्था इन्हें खुद ही करनी है, अर्थात किसी जमाकर्ता के भरोसे इनको नहीं रहना है। तो इनसे कहा गया कि देखिए आपको क्या करना है, 11.5% पैसा हमेशा रखना है, लेकिन यह पैसा जमाकर्ता का ना हो, इसमें से आपका 9% पैसा आपका होना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि ठीक है हम कर लेंगे, तो अब इन्होंने कहा कि ठीक है हम 9% टीयर 1 कैपिटल रखेंगे। इनके पास 2 विकल्प हैं। पहला है कि यह क्या करें, अपना खुद का ही क्या करें, यह 9% पैसा अपना ब्लॉक कर दें कि ठीक है इस पैसे को हम कभी यूज ही नहीं करेंगे। तो इन्हीं का पैसा जो इन्होंने कहा
कि हम इस रूप में ब्लॉक करते हैं, इसको सिर्फ रखा जाएगा CAR के लिए, तो यह कहलाएगा कॉमन इक्विटी टियर 1। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि इनके पास ये जो कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी है यह 9% ना रहे, 8% रहे या 7%। अब क्या होगा, इनको तो क्या करना है, जो बैंकिंग के नियम है उसको फॉलो करना है। तो फिर ये कहेंगे ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमारे पास 8% है, 1% हम क्या करते हैं और पैसा बाहर से ले लेते हैं, और वह पैसा क्या करेंगे, हम ऋण लेते हैं, ना कि जमा करता वाला पैसा यह नहीं लेंगे। यह कहते हैं कि ठीक है 1% पैसा हम बाहर से ले लेते हैं, और ये जो 1% पैसा बाहर से लेंगे इसी को बोला जाएगा एडिशनल टियर 1 कैपिटल। तो एडिशनल टियर 1 कैपिटल वह कैपिटल है जो कॉमन इक्विटी टियर या जो बैंक के खुद के पैसे से अलग है, जिसको ऋण के रूप में लिया गया है। अब ऋण के रूप में लेने के लिए क्या करेंगे, यह कहेंगे कि हम क्या करते हैं 1% मान लेते हैं, इनको जो है कि पैसे की जरूरत है। अब 1% क्या हो सकता है, 1000 हो या एक का अमाउंट हो सकता है, बैंक बड़ा छोटा है तो, बड़ा है तो 1 लाख भी हो सकता है, और यह बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर 1% ये पैसे को प्राप्त करने के लिए यह क्या करेंगे, इशू करेंगे बॉन्ड, और यह लोगों से कहेंगे कि आप हमको क्या करिए, ऋण दीजिए। और ऋण देने वाला कहेगा कि हम आप क्यों ऋण दें, तो ये कहेंगे कि आप हमसे करो, ये बॉन्ड ले जाओ, और जितने भी ये 10, 20, 50 बॉन्ड हो सकते हैं, जो भी हो सकता है, आप ये बॉन्ड ले जाओ, और इस बॉन्ड पर क्या करेंगे, आप हमको जो पैसा दे रहे हो उस पैसे को हम 1 साल बाद 10% इंटरेस्ट के साथ लौटाएंगे। तो जब यह तय हो गया तो लोग कहेंगे ठीक है, बैंक है, हम इसको पैसा क्या करते हैं, दे देते हैं। और जब पैसा वह दे देंगे तो इससे बैंक को क्या मिल गया कि उनको पूंजी मिल गई, और यह जो पूंजी मिल गई ये कौन सी थी, एडिशनल टियर 1। और एडिशनल टियर 1 के लिए जो बॉन्ड जारी किया जाएगा इसी को बोला जाता है एडिशनल टियर 1 बॉन्ड। तो ध्यान दीजिएगा, एडिशनल टियर 1 पूंजी प्राप्त करने के लिए जो बॉन्ड जारी किया बैंक ने, इसी को बोल रहे हैं AT1 बॉन्ड। तो AT1 जो बॉन्ड है यह समझ के इस समय विभिन्न बैंकों ने 90,000 करोड़ रुपए के AT1 बॉन्ड जारी कर रखा है, और इसमें से 35,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वह म्यूचुअल फंड कंपनियों ने किया है। अब म्यूचुअल फंड कंपनियों का जिक्र आएगा इसलिए मैंने बता दिया। तो कुल मिलाकर इस समय जो बैंक हमारे यहां उन्होंने कर रखा है अपनी एडिशनल टियर 1 पूंजी प्राप्त करने के लिए क्या कर रखा है, 90,000 करोड़ रुपए का AT1 बॉन्ड जारी कर रखा है। अब इसमें लोचा क्या है, आखिर इसमें विवाद क्या है, तो विवाद यह है कि जो AT1 बॉन्ड है ना, यह मैंने ऊपर जो आपको बॉन्ड की डेफिनेशन बताई उससे थोड़ा सा अलग है। मैंने बॉन्ड के विषय में बताया था आपको निश्चित समय पर निश्चित ब्याज दर पर आपको पैसा मिलता, अर्थात जो ऊपर मैंने बताया कि वो बॉन्ड की एक मैच्योरिटी एज होगी, 1 साल 2 साल जो भी हो, और उस समय बाद जब बॉन्ड को लेकर आप जाएंगे तो आप बॉन्ड धारक हैं, और आप जिसने बॉन्ड जारी किया उसको कहेंगे आप अपना बॉन्ड रखिए, हमारा पैसा दीजिए, तो वह दे देगा। लेकिन यह जो बॉन्ड है जिसका नाम है एडिशनल टियर 1 बॉन्ड, यह क्या है, अलग है। इसको बोला जाता है परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसकी कोई निश्चित मैच्योरिटी नहीं होती, अर्थात ये जरूरी नहीं है कि 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो। अर्थात बैंक मान लेते हैं फिर से SBI है, SBI को लगा अभी पैसे की जरूरत है, उसने 10 बॉन्ड क्या कर दिए, इशू कर दिए, लोगों ने खरीदा, और लोगों ने खरीद कर कहा कि ठीक है हम पैसा लगा रहे हैं, और इनको बैंक पर भरोसा है ये क्या मिल जाएगा पैसा। अब बाद में SBI को लगा कि हमारे पास पैसे अपने खुद के आ गए हैं, तो हमने जो ऋण के रूप में बॉन्ड जारी किया है, चूंकि ऋणी तो था, बॉन्ड जारी करके पैसे जो प्राप्त किए थे ऋण थे, तो हम उनको वापस कर देते। तो SBI 4 महीने 6 महीने बाद कहेगी कि आप ऐसा करो, हमारा बॉन्ड लेकर आओ, अपने पैसे ले जाओ, अपनी ब्याज ले जाओ। तो यह जो बॉन्ड है यह क्या होता है, परपेचुअल कैटेगरी का होता है, अर्थात इसमें मैच्योरिटी फिक्स नहीं है। दूसरा, यह अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड इस वजह से है क्योंकि यह क्या होता है, पैसा डूब भी सकता है। अब कैसे डूबेगा, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा यस बैंक का जो घटना हुई थी उसको समझिए। यस बैंक ने कुछ समय पहले AT1 बॉन्ड जारी किया था, लेकिन बैंक जब डूबने लगा और जब डूब रहा था तो उस समय बैंक ने क्या किया था, 8500 करोड़ रुपए के AT1 बॉन्ड जारी किए थे, अर्थात ऋण लिया था, और यह बॉन्ड क्या हो गया,
रद्द कर दिए गए। अर्थात जो AT1 बॉन्ड है इसको बैंक या फिर जो है कि आरबीआई क्या करती है, इसको रद्द कर सकती है। मतलब फिर से एसबीआई को ही समझिए, हम एसबीआई ने मान लेते हैं बॉन्ड से जो पैसे प्राप्त किए हैं, मान लेते हैं 10,000 रुपए उसने प्राप्त किए, और ऐसी कंडीशन आए कि एसबीआई डूब जाएगा, तो वह कहेगा कि ऐसा है कि पहले तो हमें क्या करना है, जो जमा करता है हमें उन्हें पैसा लौटाना है। तो वह कहेगा कि हम यह जो AT1 बॉन्ड है इसको हम क्या करेंगे, नहीं लौटा पाएंगे। आरबीआई भी यह कह सकता है कि देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, एसबीआई से कहेगा कि जो आपने जमाकर्ताओं से जमा पैसे लिए उनको वापस करो, और यह जो 10,000 रुपए हैं इनको खत्म करो। तो इसमें पैसे क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, और जब डूब जाते हैं तो इसी के कारण बोला जाता है अनसिक्योर्ड है। जैसा कि यस बैंक के केस में हुआ था। इसमें क्या हुआ था आपको पता है कि यस बैंक में बहुत ज्यादा लास्ट ईयर जो है कि उठापटक हुई और लगा कि बैंक बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, और उस समय जो यहां पर AT1 बॉन्ड के माध्यम से जिन लोगों ने निवेश किया था उनके निवेश डूब गए, पैसे डूब गए। तो प्रश्न आएगा कि आखिर जब यह बॉन्ड जो है कि अनसिक्योर्ड है तो इसमें लोग करते क्यों निवेश है। तो दरअसल इसमें होता क्या है कि इसमें जो है कि इंटरेस्ट क्या होता है, ऊंचा होता है। एक तो सिक्योर्ड बॉन्ड है, सिक्योर्ड बॉन्ड में 1 साल के लिए आपने पैसा दिया और मान लेते हैं 10% ब्याज मिल रहा है। लेकिन जो यह अनसिक्योर्ड बॉन्ड है और इसमें क्या होता है, पैसा मिलने की जो रेट है वो ज्यादा होती है। तो इसलिए सामान्यतः लोग क्या होते हैं कि जो कोई कंपनी अच्छा रन कर रही होती है, कोई बैंक अच्छा रन कर रही होती है, तो उसमें निवेश कर देते हैं, क्योंकि हर कंपनी हर बैंक तो डूबती नहीं है। और इसी के कारण क्या होता है, इससे यह AT1 बॉन्ड के माध्यम से काफी ज्यादा पैसा बैंक और जो है कि कंपनियां प्राप्त करती हैं और निवेशक भी लाभ प्राप्त करते हैं। ये जो AT1 बॉन्ड होते हैं ये कॉल ऑप्शन वाले होते हैं, अर्थात जो जारी करता है इन्हें वह अपने समय अनुसार वापस ले सकता है। और इससे क्या होता है, जो ऋण प्राप्त करता है अपने हिसाब से जब उसको लगता है कि पैसे की आवश्यकता है बॉन्ड जारी करता है, और जब उसको लगता है हमारा पैसा आ गया, हमें बॉन्ड के जो हमने पैसे बॉन्ड से प्राप्त किए हैं उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको क्या करता है, वापस कर देता है। आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि आखिर AT1 बॉन्ड क्या है। अब इसमें क्या होता है, चूंकि निवेशक के लिए आकर्षण ये होता है उच्च ब्याज मिलती है, और इस उच्च जब ब्याज मिलती है तो वो क्या करते हैं, निवेश ज्यादा करते हैं। ये जो बॉन्ड असुरक्षित इसलिए माना जाता है कि कोई जारीकर्ता कंपनी या बैंक जब डूबती है तो आरबीआई क्या करती है, इस प्रकार के बैंक बॉन्ड को राइट ऑफ अर्थात एक तरह से समाप्त कर देती है, और निवेशकों का पैसा क्या होता है, डूब जाता है। प्रश्न आएगा अभी क्या हुआ है, तो देखिए अभी जैसा कि हमने कहा आपसे कि 90,000 करोड़ रुपए के AT1 बॉन्ड बैंकों ने जारी किए, और इसमें से कितना, लगभग 35,000 करोड़ रुपए का जो निवेश किया गया है वो म्यूचुअल फंड कंपनियों ने किया है। और जो म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इसमें इतना निवेश किया है तो स्वाभाविक है कि उनको अपना पैसा वापस चाहिए होगा। और AT1 बॉन्ड के विषय में हमने आपको क्या बताया था, ये निश्चित इसकी सीमा नहीं होती है, अर्थात जब चाहे जो है कि यह जो बैंक है वापस कर सकते थे। लेकिन सेबी ने क्या किया है, देखिए सेबी ने क्या किया, हाल ही में एक निर्णय दिया है, और निर्णय में कहा है कि AT1 बॉन्ड के रूप में म्यूचुअल फंड ने जो निवेश किया है उस बॉन्ड की अवधि 100 वर्ष तक हो सकती है। अर्थात जो म्यूचुअल फंड कंपनियों ने 35,000 करोड़ रुपए इसमें दिए थे, उनसे सेबी ने कहा कि अब ऐसा है कि आपने जो पैसे लगाए हैं यह आपका पैसा 100 वर्ष के लिए हो सकता है, अर्थात तुरंत इसको वापस नहीं किया जा सकता। अब ये समझिए जो म्यूचुअल फंड कंपनियां थी इन्होंने क्या सोच के निवेश किया होगा कि हम पैसे लगा रहे हैं, कुछ समय बाद हमारे पैसे क्या आ जाएंगे, ब्याज के साथ हमको प्रॉफिट क्या होगा, मिल जाएगा। सेबी ने नियम बना दिया, इससे क्या हुआ, म्यूचुअल फंड कंपनियों को यह जो निवेश था ये तो दीर्घकालिक निवेश के रूप में कन्वर्ट हो गया। आप खुद समझिए कि जैसे मान लेते हैं आपसे मैं पैसा मांगूं और आप मेरी अभी की कंडीशन देखें कि ठीक है सर हैं, पढ़ा रहे हैं और पैसा जो भी हम दे रहे हैं वो वापस कर देंगे, लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 100 साल के लिए दीजिए, तो आपको यह पैसा सिक्योर लगेगा कि अनसिक्योर लगेगा, आपको लगेगा यह पैसा तो मिलने वाला नहीं है। तो जब इस प्रकार का डिसीजन सेबी ने लिया तो इससे क्या हुआ, म्यूचुअल फंड जो कंपनियां जिन्होंने निवेश कर रखा था वो उनके लिए क्या हो गया, भूचाल आ गया। और इससे क्या हुआ, म्यूचुअल फंड ने इस आदेश पर अपनी आपत्ति प्रकट की
और इसके बाद एक और कंडीशन आई, ये दिक्कत ये भी आई कि ये जो बॉन्ड थे, इस बॉन्ड की वैल्यू क्या होने लगी, कम होने लगी। बॉन्ड की वैल्यू इसलिए कम होने लगी कि लोगों ने समझा ये तो बहुत खराब बॉन्ड निकल गया और हमें ये बॉन्ड नहीं चाहिए, जिसको लेना है ले, 1000 रुपए का बॉन्ड 500-600 रुपए में, ये दिक्कत आनी। दूसरा, बैंकों को भी दिक्कत हुई। बैंकों के लिए चुनौती ये हो गई कि आप समझिए कि पहले उनको क्या पता था कि हम क्या करेंगे, बॉन्ड जारी करें, हमें पैसे मिल जाएंगे। अब जब सेबी ने कह दिया कि नहीं, ये जो बॉन्ड होंगे वो 100 साल के लिए हो सकते हैं, तो अब कोई पैसा देगा क्या? और जब पैसा देगा नहीं तो बैंक को तो क्या चाहिए, टियर 1 कैपिटल में जो एडिशनल टियर 1 कैपिटल चाहिए था वो तो ऐसे बॉन्ड से ले रहा था, तो बैंकों के लिए भी चुनौती हो गई। अब इन सभी चीजों की बात जो है कि फिर पहुंची फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, वित्त मंत्रालय के पास, और वित्त मंत्रालय ने सेबी से कहा ऐसा है, देखो कोविड चल रहा है और कोविड से जो अभी अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर लौट रही है, और जब पटरी पर लौट रही है तो इसमें आप भी सहयोग करो, और आपने ये जो सर्कुलर जारी किया है आप इसको वापस ले लो, ठीक नहीं है। दरअसल इस वजह से ठीक नहीं है क्योंकि अभी मार्केट को जरूरत है पैसे की, और पैसे की जरूरत है तो बैंक को क्या क्या चाहिए, अधिक से अधिक वह बॉन्ड जारी करके पैसा ले सकते हैं, लेकिन तुमने तो उसका क्या किया, विकल्प भी खत्म कर दिया। विकल्प इस तरह से खत्म कर दिया कि तुमने कह दिया कि 100 साल के लिए निवेश होगा, तो क्या कोई बॉन्ड खरीदेगा, और बॉन्ड नहीं खरीदेगा तो बैंकों को पैसा मिलेगा, बैंकों को पैसा नहीं मिलेगा तो लोगों को लोन देंगे, लोगों को लोन अगर नहीं मिलेगा तो क्या रोजगार बढ़ेगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो क्या जीडीपी बढ़ेगी। और इन सभी कहानियों को सुनाते हुए सीबी की उन्होंने क्या करी, डांट लगा दी, उससे कहा कि अब आप अपना क्या करो, सर्कुलर ये वापस ले लो। तो समझेंगे आखिर ये सेबी ने ऐसा क्यों, आखिर सेबी की जरूरत क्या पड़ी। तो सेबी का फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारत में सिक्योरिटी मार्केट के लिए कायदे कानून बनाने का काम कौन करता है, सेबी करता है, और इसकी जो जिम्मेदारी है वह, इसका जो मूल कार्य क्या है, जो प्रतिभूति, तो मैंने बॉन्ड को क्या बताया था, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिभूति, तो यह क्या इसका मूल कार्य है, प्रतिभूतियों अर्थात सिक्योरिटी में निवेश करने वाले जो निवेशक हैं उनके हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार के विकास का उन्नयन करना और उससे विनियमित करना। अब होता क्या है, देखिए कि जो 81 बॉन्ड है इससे क्या हो रहा है, इसको जारी करके बैंक क्या कर रहे हैं, पैसा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर बैंक डूब गए तो ये पैसा तो निवेशक का था ना, हमारा और आपका भी तो था, हम और आप भी निवेशक हो, उनका पैसा डूब गया। तो इससे क्या हो रहा था, सेबी को ये लगा कि ऐसे तो क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है, आपने देखा कोविड में एनपीए खूब बढ़ा है, तो अब क्या होगा, जैसे जैसे बैंक जो है वह कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो कहेंगे जो हमने लिया था बॉन्ड के रूप में पैसा अब उसे खत्म करो, आरबीआई से कहेंगे ये पैसा हम नहीं लौटा सकते, हमारे पास नहीं है। तो इससे क्या होता, जो लोगों ने बॉन्ड खरीदा था उनका पैसा डूब जाए। तो भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, भविष्य में लोग जो है कि बॉन्ड में ज्यादा निवेश ना करें, या फिर बॉन्ड का जो पैसा है वो बैंक के पास कम से कम आए, या बॉन्ड में निवेश से कम पूंजी का नुकसान हो, उसको सिक्योर करने के लिए कहा कि हम बॉन्ड के नियम थोड़ा कठिन कर देते हैं, जिससे क्या हो कि बॉन्ड में निवेश जो यहां पर किया जा रहा है लोगों का पैसा ना डूबे, और ना डूबे। तो इससे यह निवेशकों को तो फायदा इस तरह से हो सकता है कि चलिए अब कह दिया गया इस रूप में कि आपको यहां पर जो बॉन्ड है वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना हो, तो जिसके पास पैसा होगा वह निवेश करेगा, और जिसके पास मालूम चला 1 महीने 2 महीने के लिए पैसा आया है उसका पैसा हो सकता है डूब जाए, तो बैंक सेबी ने कहा नहीं, हम ऐसा जो है कि नियम बना देते हैं कि लंबे समय के लिए रहे। लेकिन इससे भी क्या हो गई, दिक्कत हुई। कुल मिलाकर सेबी है वह यह चाहता है कि जो बॉन्ड धारक हैं उनके हित सुरक्षित रहें, और उनके हित कब सुरक्षित रहेंगे, जब जो बैंकों का एनपीए है वो क्या हो, कम हो। लेकिन अभी बैंकों का एनपीए क्या है, ज्यादा है। बैंक ऐसा ना हो कि बॉन्ड के माध्यम से ज्यादा पैसा प्राप्त कर ले, इसलिए इस नियम को उसने कठिन किया, लेकिन उसको क्या हुई, फटकार मिली। कारण है कि इस समय जो कोविड की चुनौतियां हैं उसमें अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं अलग हैं। तो हमने समझा कि सेबी ने आखिर ये डिसीजन क्यों लिया। यह इसकी जो स्थापना हुई थी सेबी की, वह हुई थी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार, और यह हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। मुख्यालय इसका मुंबई में है, और इसके जो रीजनल सेंटर नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में आपको देखने का मिलेगा।
और बाकी ये रहा आपका जो है कि सेबी के विषय में। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक जिसका नाम है अकुला 1 परमाणु पनडुब्बी। भारत और रूस के बीच 11 मार्च 2021 को $3 अरब का परमाणु पनडुब्बी अकुला 1 का करार 10 साल के लिए फाइनल हुआ है। तो यह जो अकुला 1 परमाणु पनडुब्बी है यह कहाँ की है? रूस की है। और यह इसके लिए पिछले 2 साल से बातचीत की जा रही थी, लेकिन मोलभाव हो रहा था, सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन फाइनली 11 मार्च को इस पनडुब्बी को लेकर क्या हुआ? फाइनल हो गया है सब कुछ। और यह जो अकुला 1 क्लास पनडुब्बी है यह भारतीय नेवी को रूस क्या करेगा? देगा। कब देगा? वर्ष 2025 तक। और यह 10 साल के लिए भारत को क्या होगी? लीज में मिलेगी। और भारत में इसे जाना जाएगा चक्र 3 के नाम से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चक्र 3 आईएनएस चक्र 3 क्या है, तो बताइएगा रूस की अकुला 1 परमाणु पनडुब्बी जो भारत ने लीज पर लिया है 10 साल के लिए, जो कब मिलेगा उसको? 2025 में। और कितने वर्ष के लिए? 10 साल के लिए, अर्थात 2035 के लिए। इसी का नाम है आईएनएस चक्र 3। करार के अनुसार रूस इसे भारत के अनुकूल बनाकर देगा, आवश्यक इसमें उपकरण लगाएगा और 10 साल तक के लिए इसकी मरम्मत और रख रखाव भी जिम्मेदारी भी किसकी होगी? रूस की होगी। क्योंकि इस समय इंडो पैसिफिक एरिया में जिस तरह की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, आपको पता है हमारे पास जो पनडुब्बियों की संख्या सीमित है। इसमें ऐसे में अगर परमाणु पनडुब्बी हमको मिलती है तो हमारे इंडियन ओशन में हमारी मजबूती और स्थापित होगी। इसी के कारण भारत ने इसको लिया है। करार के अनुसार भारतीय नौसैनिकों को इस पनडुब्बी को चलाने का और इसकी जो तकनीकी खासियत से परिचित कराने की जिम्मेदारी रूस की होगी। यह पनडुब्बी एंटी शिप मिसाइल और टारबीडो से लैस होगी। रूस से भारत ने पहले भी परमाणु पनडुब्बी 1988 में लिया था। 3 साल के लिए लिया गया था और इसका नाम रखा गया था आईएनएस चक्र। और मैंने अभी ऊपर अकुला 1 के लिए क्या बताया? आईएनएस चक्र 3। तो इसका नाम था आईएनएस चक्र। दूसरा आईएनएस चक्र रूस से हमने लिया 2012 में और इसका नाम क्या था? आईएनएस चक्र द्वितीय। तो इस तरह से जो पहला हमने लिया आईएनएस चक्र, दूसरा हमने लिया आईएनएस चक्र द्वितीय। इसकी जो लीज थी वो 10 वर्ष के लिए थी और यह जो अवधि है 2012 में लिया था 10 वर्ष के लिए, 2022 में समाप्त हो रही है। भारत लेकिन इसके लिए प्रयास कर रहा है कि 3 वर्ष के लिए इसको बढ़वाया जाए ताकि आईएनएस चक्र जब तक मिल पाए तब तक आईएनएस चक्र अपनी सेवा देता रहे। और क्योंकि लीज पर ली गई, हमने खरीदा नहीं है, तो हमें क्या करना होता है? वापस करना होता है। कुल मिलाकर ये जो अकुला 1 श्रेणी की यह जो पनडुब्बी है यह हमको मिल जाएगी और उसका क्या नाम होगा? आईएनएस चक्र तृतीय नाम होगा। भारत और रूस के मध्य हुआ यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस समय भारत और रूस के जो संबंध है उतने मधुर नहीं है जितना अतीत में हुआ करते थे। तो इसी के कारण कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या हमारा जो डिफेंस की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला जो हमारा सबसे अच्छा मित्र था उससे हमारे संबंध खराब हो चुके हैं? तो उत्तर है नहीं। अभी भी भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं और इसी के कारण रूस ने भारत की आवश्यकता को समझा।